भारती के सेगमेंट की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ देवेन चौकसी, बाजार के दिग्गज, आज जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। देवेन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 हाउस स्वदेश पे आपका स्वागत है। बड़े अच्छे दिन बात हो रही है, दिवाली की आतिशबाजियां खत्म नहीं हो रही हैं, बाजार में अभी भी दिख रही हैं और ग्लोबल मार्केट्स में भी दिवाली मनाई जा रही है, लग रहा है। आपको लगता है कि अभी कुछ 26 अक्टूबर को ही हमने 18,800 का, फिर आज देखा 19,800 में बैठे हैं हम लगभग। आपको लगता है बॉटम हो गया, यहाँ से एक अच्छी प्री बजट रैली का स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है अब? गुड मॉर्निंग अजय, एंड आप सभी को नए वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। अगर ये साल की जो हम लोग शुरुआत देखते हैं तो उसके अंदर ये 2 या 3 चीज का समावेश करते हैं। एक तो यूएस इकोनॉमी के अंदर संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की संभावना बढ़ सकती है अगले क्वार्टर्स के अंदर। जनरली हम मानते हैं कि 8 क्वार्टर की रेट हाइक की साइकिल के बाद 3 या 4 क्वार्टर का कूल ऑफ पीरियड होना, तो उसके बाद में रेट का डिक्लाइन होना ये संभावित है। तो शायद आई थिंक जनवरी मार्च क्वार्टर के साथ में आई थिंक रेट के अंदर घटाड़ा हो सकता है। तो इफ दैट पर्टिकुलर फॉल स्टार्ट्स हैपनिंग, उसका ये मीनिंग ये होता है कि मार्केट के अंदर जो नए फंड्स इक्विटी में आने के लिए अभी तक वेट कर रहे थे, वो फंड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा आई थिंक एक मूव गिना जाना चाहिए। एंड गिवन दैट पॉसिबिलिटी दैट मार्केट के अंदर नए फंड्स जो फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से आने शुरू होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ऑलरेडी इनफ्लो करीबन 16,000 करोड़ के आसपास मंथली एसआईपी का इनफ्लो है, एंड दैट इज कंटिन्यू टू ग्रो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी काफी हद तक ड्राइव कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस को। और इलेक्शन के पहले का जो 6 महीने का समय रहता है, वो समय के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड आने की जगह ज्यादा रहती है। तो बिफोर मे आई थिंक 6 मंथ्स टू मे इलेक्शन, हम समझ के चलते हैं कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड रहेगी। मे बी मार्केट के अंदर आज की तारीख में वैल्यू नहीं है, वैल्यू काफी हद तक स्ट्रेच है, बट फिर भी आई थिंक लिक्विडिटी ड्रिवन अपसाइड मार्केट के अंदर हो सकती है। थोड़ा इन्वेस्टर को सावचेती के साथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आई थिंक पॉसिबिलिटीज को हम नियर टर्म के अंदर रूल आउट नहीं कर सकते हैं, अपसाइड पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी बात आपने बोली। वैल्यूएशन थोड़े से चैलेंजिंग होने के बाद भी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली और जारी रह सकती है, लेकिन सावधानी से काम करते रहें, केस बन रहा है। देखिए, अभी एएसके ऑटोमोटिव्स की लिस्टिंग हुई, ब्रेक लाइनिंग्स बनाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो मैं ऑटो की बात करना चाहूँगा। ऑटोमोबाइल में बोथ साइड बड़े जो ऑटो कंपनीज हैं, आपका मारुति 10,000 के पार हो गया, अशोक लेलैंड भी पे भी अपग्रेड आना शुरू हो गए हैं। दूसरा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी रिबाउंड आई है। आप ऑटो सेक्टर में कैसे प्लेस कर रहे हैं बेट्स अपनी? आई थिंक अजय ये समय बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में हम देख रहे हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, फाइनेंस कॉस्ट आई थिंक इतनी बड़ी नहीं है, कंपैरेटिवली आई थिंक इट इज अंडर कंट्रोल, और संकेत है कि अगले साल के अंदर फाइनेंस कॉस्ट घटेगी। तो मेरा ऐसा समझना है कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को सबसे पहले आगे रखते हैं, उसके बाद में पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद में 2 व्हीलर, और साथ में हम फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट को भी जुड़ते हैं। ये चारों सेगमेंट के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्रेजुअल अपमूव चालू रहेगा। ओईएम सेक्टर्स आई थिंक आर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल, एंड बिकॉज ओईएम परफॉर्मिंग वेल, तो जो एंसिलरी का कारोबार है उसके साथ में अच्छी तरह से बना है। 2025 के साथ में, आगमन के साथ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोलिफरेशन है मार्केट के अंदर, वो बढ़ते जा रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच दोज एंसिलरीज व्हिच आर कैटरिंग टू द आईसीई engine as well as electric vehicle engine, they will have relatively better times going forward. So electric vehicle segment will contribute little later into the profits. But मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके हिसाब से देखें तो शायद both these segments are likely to grow bigger in 2025. So this could be the right time to buy 1 year in advance, because we are almost entering into 2024. It's good time to buy into some of the auto ancillary companies and stay invested with those companies in the portfolio. देवेन भाई, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सभी लोगों को थोड़ा मत सा बटा हुआ है, और मैं कई एक्सपर्ट से पता कर चुका हूँ, वो सब इसी चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि यस, ये बात ठीक है। वो है आईटी से जुड़ी हुई। आईटी के अंदर वैल्यूएशन तो है, लेकिन सामने ग्लोबल प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ग्रोथ को लेकर एक डाउट है कि पता नहीं कितनी ग्रोथ होगी नहीं होगी, और थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर एआई भी है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? इट्स एन अपॉर्चुनिटी, या फिर वेट करना चाहिए, या फिर ले ही लेना चाहिए? आईटी तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए सबके।
मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस को टेक के साथ में जुड़ना संभवित है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख के चलते हैं, वर्ल्ड के कोई भी बिजनेस देखिए, विदाउट द टेक्नोलॉजी आई थिंक दोज बिजनेसेस कैन नॉट सर्वाइव। एआई और जनरेटिव एआई, ये जो माध्यम से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके अंदर वन और द अदर कंपनीज विल हैव टू स्टार्ट यूजिंग कमर्शियली दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ब्लॉक। अगर ये टेक्नोलॉजी ब्लॉक को यूज करना है, आप उसको बहुत लंबा समय तक आप ये चीज को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते अपनी स्पेंडिंग के अंदर से। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल हैव टू रिसोर्ट टू हायर अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के शुरुआत से एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इनटू द आईटी विल सिस्टमेटिकली इंक्रीज। Given that situation, or given the situation कि Indian IT companies are today available at a valuation which is far more lucrative, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से I think एक contra bet लेके some select IT companies stock should be invested in portfolio. To begin with, the mid-tier IT companies जो engineering R&D segment या niche segment के अंदर operate कर रहे हैं, जैसे कि LTTS है, LTIM है, साइंट टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है, दिस काइंड ऑफ केपीआईटी है, दिस काइंड ऑफ कंपनीज आर हैविंग डिस्टिंक्टली डिफरेंट बिजनेस मॉडल, नीश मॉडल, जिसके अंदर उनके पास कस्टमर का जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो सिस्टमेटिकली बढ़ते जा रहा है। एंड वी बिलीव दैट दिस कंपनीज विल सिस्टमेटिकली ग्रो अबाउट 20% रेट ऑफ ग्रोथ एटलीस्ट इन नेक्स्ट 3 to 5 years. So selective, I think, investment approach should be continued आईटी सेक्टर के अंदर, और आई थिंक ग्रेजुअल पोर्टफोलियो बिल्ड होना जरूरी बनता है, ऐसा मेरा मानना है। इन फाइनेंशियल्स में आप किस पे बुलिश हैं? आप पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक या एनबीएफसीज, कहाँ पे आप ज्यादा वैल्यू दिखती है? तो अजय, बैलेंस शीट के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। जो कंपनीज के पास बैलेंस शीट की साइज बड़ी है उनके लिए आई थिंक समय अच्छा रहेगा। से फॉर एग्जांपल लाइक्स ऑफ एसबीआई, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, इवन इन एनबीएफसी लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस, जियो फिनसर्व, जिनके पास बैलेंस शीट की साइज बड़ी है उनके पास आई थिंक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बड़ी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। Even corporate banks like ICICI, Axis, they are also reasonably looking well positioned because of the size of the balance sheet, 10 lakh crore plus AUM. All these equations are working good for ICICI, Axis, HDFC, State Bank. And NBFC कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से जियो फिन के पास एक क्षमता है कि जो 10 लाख करोड़ के ईएम के अंदर पहुंच सकती है अगले 3 या 5 साल के बीच में। तो एक उनके पास एक क्षमता है, तो उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। बट वी जनरली रिमेन वेरी बुलिश अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कंपनीज, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ना है 10 या 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 2035 में, तो सर्टनली द फाइनेंशियल सेक्टर विल हैव टू पार्टिसिपेट बिग टाइम इनटू इट। जो कंपनी के पास बैलेंस शीट की साइज है, जो कंपनी के पास कस्टमर्स है और जो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इन फॉर्म ऑफ फिनटेक, मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस कंपनीज विल बी फास्टर इन एक्वायरिंग कस्टमर, फास्टर इन डिसबर्सिंग लोन एंड एफिशिएंटली मेकिंग प्रॉफिट इनटू द बैलेंस शीट। सो I would rather like to buy into some of these companies in the portfolio in every corrective down cycle. देवेन जी, एक चीज़ हमने और नोटिस की है, वो सरकारी सेगमेंट में नोटिस किया है कि देखिए जैसी थोड़ा भी पॉलिसी उनके फेवर में आई है ना, उन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। डिफेंस और रेलवे ने प्रूव करके दिखाया। अब फिर से चुनाव है 2024 के अंदर, मान लीजिए सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकारी कंपनीज में एक नए राउंड की री रेटिंग शुरू होगी? खासकर वो शेयर्स चल जाएंगे अब जो अभी नहीं चले हैं, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन है ना, वहाँ पे वो असर आएगा सर। उसमें पावर भी है, उसमें ऑल मार्केटिंग वाली कंपनीज भी पेंडिंग है, जहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं आए अभी। तो जो सेक्टर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, वहां पे मेरे ख्याल से डाइवेस्टमेंट जल्दी नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की क्षमता कंपेरेट कम है, जो उसके अंदर गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस कम है, वो सेक्टर को शायद गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजीशन टू ऑफलोड इट मे बी इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले मैं नहीं मानता कि कोई भी कंपनियों को वो लोग डाइवेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ आई थिंक वॉट एवर द रीजंस, और मे बी I think before the election announcement, at one stroke, probably I think they may make an announcement to divest some of the public sector companies into the private hands. But वो transaction मेरे ख्याल से अगले साल complete होएगा. So overall, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think opportunity with public sector company always remains high. Potential also remains high.
अनफॉर्चुनेटली आई थिंक गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कारण ये जो आपको बेनिफिट इमीडिएटली मिलना चाहिए वो शायद इमीडिएटली नहीं मिल पाता है। मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर, क्योंकि एक मेरा ऐसा मानना है कि इवन दो दे आर ग्रेट बिजनेसेस, ग्रेट पीपल, स्टिल आई थिंक डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कम ही रिटर्न मिलता है। इसकी जगह पे आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जिनके अंदर हमें ज्यादा क्लैरिटी है, वहाँ हम इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। देवेन भाई, डिस्क्लोजर के साथ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो कुछ शेयर करें, अगर आप नाम केवल बिजनेस मॉडल के हिसाब से 3 से 5 साल का व्यू लेके। सो अजय, आई थिंक कंपनीज जिनके अंदर हमें ज्यादा एक पॉसिबिलिटी लगती है उसके अंदर एक लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी, लीजर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर एक कंपनी है प्रावेग लिमिटेड विच इज लिस्टेड ऑन BSE। दिस कंपनी रिमेन्स रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उनका कारोबार है वो लीजर टूरिज्म के साथ में, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। एंड दे आर क्रिएटिंग सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ टेंट सिटीज अक्रॉस डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री, इंक्लूडिंग वाराणसी, इन अयोध्या, इंक्लूडिंग दमन एंड दीव एंड रन ऑफ कच्छ एंड अदर प्लेसेस। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कंपनी के अंदर एक अच्छी आगे ग्रोथ की एक हमें डायरेक्शन मिल रही है। So this company remains, I think, relatively a stronger company going forward. Second company where we feel in the auto ancillary space, Minda, ये कंपनी ICE engine as well as electric vehicle segment दोनों के अंदर जो कंपोनेंट सप्लाई करती है, स्विचिंग सिस्टम्स, लाइटिंग सिस्टम्स, सीटिंग्स, हॉर्न्स, व्हील्स, तो this company remains, I think, relatively a stronger candidate also from the investment point of view. Likewise, there are many other mid-cap companies which are there in the chemical segment. There are companies which are in the specialty and API segment in the pharmaceutical, where we believe that I think opportunity size is, I think, quite attractive. Even I think even the larger cap companies के साथ में जो कारोबार जुड़ा है ऑटोमोबाइल के अंदर, जिसके हमने आगे बात की, उसके अंदर many of the mid-cap auto ancillary companies are looking relatively more attractive at this point of time. एंड दैट इज वेयर वी बिलीव के यहाँ पे आपको अर्निंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑफ कोर्स डिस्क्लोजर रहेगा कि ये कंपनी के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है और हमने ये कंपनी को रेकमेंड किया हमारे क्लाइंट्स को। एट द सेम टाइम वी आर हैविंग दिस कंपनीज इन आवर पोर्टफोलियो। तो जो भी इन्वेस्टर निवेश करना चाहते हैं वो रिसर्च पढ़ के अपने एडवाइजर को साथ डिस्कस करके बाद में इन्वेस्ट करें, ऐसा मेरा डिस्क्लोजर रहेगा। ठीक है देवेन भाई, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पता करना चाहते हैं। अब आपको इन्फ्लेशन इतना बड़ा खतरा तो नहीं लग रहा ना कि उसको लेकर अब कोई और बड़ा फैसला आपको लगता हो आ जाए? और दूसरा, अगर इन्फ्लेशन इतना बड़ा खतरा नहीं है तो क्या कंजम्पशन वाले शेयर्स को वापस से नोटिस करना शुरू करें, खासकर अर्बन कंजम्पशंस? कंजम्पशन थीम को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंजम्पशन इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, ये इकोनॉमी करीबन 3.7-3.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जा रही है अगले 10-12 साल के अंदर। तो कंजम्पशन इज गोइंग टू बी ड्राइविंग दिस इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 10-12 years. So it's a tailwind that you are now having in front of you. And as a result of which, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनीज जो कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेस के साथ में जुड़ी है, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, बोथ कंजम्पशन एरियाज इंक्लूडेड, उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। Maybe some of the companies are quoting at 2 years, 3 years valuation premium at this point of time. मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर करेक्शन के साथ में ये कंपनी को बाय करना जरूरी बनता है, बीट ऑटो एंसिलरी, बीट FMCG सेगमेंट, बीट पेंट एंड रिलेटेड होम डेकोर सेगमेंट बिजनेस और बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट बिजनेस। तो जहाँ पे आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी मिल रही है, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी बनता है। दिस इज पर्टेनिंग टू B2C कंजम्पशन। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन या B2B कंजम्पशन की बात करें तो जो कंपनियों के साथ में डिफेंस का कारोबार जुड़ा है, रेलवे का कारोबार जुड़ा है, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्नोलॉजी का कारोबार जुड़ा है, ये कंपनियों को मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 10-12 साल के अंदर अच्छी साइज बनाने का एक अच्छा मौका मिला है। तो आई थिंक सिलेक्टिवली वन शुड बी स्टेइंग इन्वेस्टेड विद दोस कंपनीज एंड बाय फर्दर इनटू दिस काइंड ऑफ कंपनीज इन करेक्टिव टाइम्स। ठीक है देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। फिर से आपको भी नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई सर, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, धन्यवाद।